हेलो। यस। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विभांशु और आज मैं आपका इकोनॉमिक्स कवर अप करने वाला हूँ जो हमारा कोर्स है सीए फाउंडेशन का। तो आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास में इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे और हमारा जैसा सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो उसी को लेते हुए चलते हैं। हम लर्निंग करेंगे हम इसमें इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को और देखेंगे कि ये कैसे हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में लेके चलेंगे, बिकॉज इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स। इकोनॉमिक्स में जो आप सीखते हैं वही आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में अप्लाई करने जा रहे हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स जो है हमारा वो पूरे के पूरे कंट्री के रिसोर्सेज की बात करता है और कैसे हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं, उसी को हम बिजनेस वर्ल्ड में अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं अपना क्लास आज का हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के साथ। तो इस क्लास को समझने से पहले, इकोनॉमिक्स को समझने से पहले आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और देखेंगे हम ये किस तरीके से हम इसको एग्जांपल को इकोनॉमिक्स के जो फील्ड है उसके साथ हम रिलेट कर पाएंगे। तो जैसे कि हम सबको पता है कि ऑल आर हियर टू अर्न द इनकम, राइट। हम सब यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ एक प्रोडक्शन हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि कुछ नया जनरेशन हो रहा है। ओके। तो सिमिलरली इफ समवन इज डूइंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो दैट मीन्स ही इज गोइंग टू गिव समथिंग इन वैल्यू एडिशन। ओके। तो ये वैल्यू एडिशन की जब हम बात करते हैं तो दिस इज समथिंग दैट यू आर जनरेटिंग रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी। रिसोर्सेज जनरेट करने का मतलब ये है इकोनॉमी में कि आप कहीं ना कुछ इन रिटर्न सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जिसके बदले आपको इनकम। अब सपोज करिए कि कोई एक पर्सन कहीं पे एम्प्लॉयड है। अगर वो कहीं पे एम्प्लॉयड है तो इसका मतलब ये है कि वो सर्विस देगा। अगर वो सर्विस दे रहा है तो इन रिटर्न उसको क्या मिलेगा, उसको अपने इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स मिलेगा। उस इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स को हम समझ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड इन द फॉर्म ऑफ एनी इंसेंटिव्स। तो जो भी आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, आप अपना जो डेली लाइफ में बेसिक सर्वाइवल नीड्स हैं आप उनको फुलफिल करोगे। सर्वाइवल नीड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास सर्वाइवल नीड्स में क्या होता है। सर्वाइवल मीन्स लाइक लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, हम सबको पता है रोटी कपड़ा और मकान, एक जो बेसिक सर्वाइवल है ये हमारे लाइफ में जरूरी है। कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान, इन तीन चीज से हमारा एक लाइफ जो है बेसिक सर्वाइवल मांगता ही है। ठीक है। तो वही है आपका फूड क्लोथिंग शेल्टर और भी जो हमारे डेली लाइफ के जो भी है नेसेसिटीज, उन सबको सेटिस्फाई करने के लिए हमें इनकम की जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, जब इनकम की जरूरत पड़ती है तो हमें पता है इनकम इतनी है, इतना हम कमा रहे हैं और इतनी हमारे रिक्वायरमेंट्स। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जो हमारी इनकम है उसमें से जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमेशा एक्सीड करते हैं। ठीक है। अगर आप मान लीजिए आप 20,000 कमा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में जो नीड्स है वो सिर्फ 20,000 की है कि मान लीजिए 20,000 मंथ में आया, 20,000 की जरूरत थी हमने पूरी कर दी। लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है एक सेटिस्फाइड होती है तो नेक्स्ट आपका एक नया रिक्वायरमेंट जनरेट होता है। अब वही बात है कि जो इनकम है वो हमारे रिसोर्सेज है, राइट। और जो हमारे बॉन्ड्स हैं, जो हमारी नीड्स है, ये सब बेसिकली हमारे क्या है, ये अनलिमिटेड है। जो आपका रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और जो आपके नीड्स एंड बॉन्ड्स हैं वो अनलिमिटेड है। तो यू हैव टू सेटिस्फाई योर अनलिमिटेड नीड्स एंड बॉन्ड्स आउट ऑफ दोज लिमिटेड रिसोर्सेज। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल जैसे ले रहे थे कि मान लीजिए आप महीने में 40,000 कमाते हैं। अगर वो 40,000 आप कमा रहे हैं तो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है डेली लाइफ की, एक कोई चाहेगा हमारा फूड आ जाए इसमें से, बिल्कुल, और हमारी बेसिक में क्लोथिंग चाहिए हमें, ठीक है, हमें शेल्टर चाहिए, हमें रहने के लिए जगह चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे नीड्स आगे बढ़ती हैं हम और ज्यादा डिजायरनेस करते हैं, हमारे नीड्स एंड वांट्स बढ़ते हैं। ये नीड सेटिस्फाइड हो गए बेसिक नीड्स, उसके बाद हम चाहते हैं कि चलो यार अपने
डेली लाइफ का जो हमारा स्टेटस है, हमें यहाँ ट्रैवल करना है या फिर यहाँ पे घूमने जाना है, तो फिर इसके लिए भी हमारा जो रिसोर्सेज है उसी में से सेटिस्फाइड करना। तो इसी को देखते हुए हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की जो रिक्वायरमेंट है ये इसीलिए है ताकि हम अपने अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड कर सके आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम पे आउट ऑफ योर लिमिटेड रिसोर्सेज यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरी नीड्स एंड वांट्स। दैट इज व्हाई इसके साथ हमें यहाँ पे लर्निंग करनी है कि कैसे इकोनॉमिक्स हमें डिसीजन मेकिंग सिखाता है दैट विद द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज we are going to satisfy our unlimited needs and wants। तो आगे बढ़ते हैं, इसी एग्जांपल के साथ समझते हुए इकोनॉमिक्स को हम डिफरेंट इकोनॉमिस्ट अप्रोच जो उन्होंने दिया है उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद हम ऑल टुगेदर जितने भी अप्रोच थे उन सबको मिक्स करके एक यूनिक डेफिनेशन हम देंगे इकोनॉमिक्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ मैं आपके सामने लिख देता हूँ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसी को हम कवर करेंगे कि कितने हमारे पास इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपना डेफिनेशन दिया है इकोनॉमिक्स का अपने अपने थिंग्स के अकॉर्डिंग। लिखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे पास डेफिनेशन आता है वो हमें दिया है एडम स्मिथ ने। बिकॉज एडम स्मिथ जो है वो इकोनॉमिक्स के फाउंडिंग फादर भी माने जाते हैं। जब हमारी कंट्री ऑपरेट करना स्टार्ट हुई थी, जब हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया था, तो उसी टाइम से क्या हुआ था, हमने रिसोर्सेज जनरेट करने स्टार्ट किए। अब उस रिसोर्सेज की हेल्प से लोगों की जितने भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सेटिस्फाइड की जाती। तो इसीलिए बिकॉज वहीं से हमारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी आने लगी, तो हमें ये देखना है कि किस तरीके से उन रिसोर्सेज की हेल्प से आप एक कंट्री की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो जो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है उसमें सबसे पहला जो डेफिनेशन है, जो अप्रोच है हमारा, वो दिया गया है एडम स्मिथ के द्वारा। और उस डेफिनेशन को हम जानते हैं किस नाम से? उस डेफिनेशन का नाम है हमारा वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट अप्रोच है इकोनॉमिक्स के, बहुत सारे डेफिनेशन है, तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस पर्टिकुलर जो इकोनॉमिस्ट है उनका जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स पे वो किस पे फोकस करता है। तो आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये वाली जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की ये किसने दी। तो हमने स्टार्ट किया है सबसे पहले वेल्थ डेफिनेशन से, और पहला यही बनता है बिकॉज जब इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ था तो एडम स्मिथ ने दिया था इसको, और इनको हम वेल्थ डेफिनेशन के नाम से जानते हैं। देखते हैं इसमें ऐसा क्या सेंट्रल पॉइंट रखा एडम स्मिथ ने जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें हमें कवर अप करना है वो तो यही है दैट गिवन बाय इट इज गिवन बाय एडम स्मिथ। ये आपका पहला पॉइंट बन जाएगा, ये ध्यान रखना है इस चीज को हमें। और जो इनकी डेफिनेशन है ये फोकस करती है पूरा का पूरा, फोकस इज ऑन साइंस ऑफ वेल्थ। इसके साथ आप एक और पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ये स्टार्टिंग डेफिनेशन था इकोनॉमिक्स का हमारा, तो इसी के साथ एडम स्मिथ को भी हम फाउंडिंग फादर मानते हैं इकोनॉमिक्स का। डिफरेंट ब्रांचेस है हमारे पास इकोनॉमिक्स में, बट जो बेस हमें दिया गया है, जो हमने स्टार्ट किया इकोनॉमिक्स को पढ़ना, उसके लिए जो फाउंडिंग फादर है वो एडम स्मिथ को ही माना जाता है। उसके बाद डिफरेंट ब्रांचेस जो निकलते हैं इकोनॉमिक्स में, उसके भी अपने अपने डेवलपमेंट्स हैं, उसके भी थिंकर्स हैं, तो उसमें भी हम देखेंगे कि किसको इस पर्टिकुलर ब्रांच को किसने डेवलप किया। बट ओवरऑल इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो दैट इज गिवन बाय द एडम स्मिथ। यस, यस। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं उसके बाद। अच्छा, अब ये जानने के लिए जैसे एडम स्मिथ को हम फाउंडिंग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से हम इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें ये ध्यान रखिए, जो फाउंडिंग फादर इनको टाइटल मिला है
वो इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी 18th सेंचुरी में, जिस बुक का नाम हमारा था बुक ऑफ एडम स्मिथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इकोनॉमिक्स में जब भी हम बात करते हैं फाउंडिंग फादर की, तो एडम स्मिथ तो है ही है, उसके साथ इनकी जो बुक है उसका बहुत ज्यादा इसमें नाम है। तो if somebody asks you who is the founding father of economics, तो एडम स्मिथ हमें ध्यान रहता है, बट फॉर which reason इनको हम फाउंडिंग फादर बोलते हैं ये हमें देखना चाहिए यहाँ पे। तो इन्होंने एक जो बुक लिखी थी उसका नाम था एन इंक्वायरी अबाउट the nature and causes of wealth of nation। तो इनकी जो बुक का नाम था, बुक का टाइटल ये था हमारा एन इंक्वायरी अबाउट द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिवली एक शॉर्ट टर्म में इसको पूरी बुक का नाम अगर हम याद ना रख सके तो इस बुक को हम वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन। इतना ध्यान रखना भी इनफ होता है अगर आप वेल्थ ऑफ नेशन को आपको पता है तो। यस, तो ये हमारे एडम स्मिथ का बुक था वेल्थ ऑफ नेशन। अब हम बात करते हैं कि इस बुक में इन्होंने ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन दिया है जिसकी वजह से इस डेफिनेशन को अलग से एक प्लेस मिली इकोनॉमिक्स में, जिसको हम वेल्थ डेफिनेशन के नाम से जानते हैं। बिकॉज इनकी बुक में ही हमें पता चल रहा है कि जो भी इनका इकोनॉमिक्स है ये एक वेल्थ टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है इस सेंट्रल पॉइंट की अगर हम बात करें, सेंट्रल पॉइंट ऑफ एडम स्मिथ क्या रहा। एडम स्मिथ कहते हैं कि एक इकोनॉमी जितना ज्यादा वेल्थ जनरेट करती है उतना ही ज्यादा उसके पास चांसेस है सक्सेसफुल होने के, कि वो अपनी जो कंट्री के पीपल है उनके नीड्स एंड वांट्स को वो सेटिस्फाई कर सके। तो जो हमारा ओरिजिन स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी में इको का, तो एडम स्मिथ ने ये कहा कि एक कंट्री को अगर डेवलप होना है, ओके, डेवलपमेंट के बात पे प्रोग्रेस करना है, उसको अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड करना है, तो उनके पास इनफ रिसोर्सेज होने चाहिए। इनफ रिसोर्सेज में भी अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज हमारे पास बहुत तरीके के होते हैं, राइट। हमारे पास मनी इज ऑल्सो रिसोर्सेज, मटेरियल हमारे पास वो भी हमारा रिसोर्स होता है, मैन जिसे हम लेबर बोलते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो भी हमारे रिसोर्सेज हैं। तो जो हमारा एडम स्मिथ थे उनका फोकस रहा मनी रिसोर्सेज, ओके। तभी उन्होंने बोला कि सेंट्रल पॉइंट इज टू क्रिएट मोर एंड मोर वेल्थ, मोर एंड मोर वेल्थ इनटू अ नेशन। ज्यादा से ज्यादा हम वेल्थ जनरेट करेंगे जिसकी हेल्प से हम अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। उनका मानना यही है कि अगर आपके पास हाथ में पैसे हैं तो आप अपने सारे रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज समथिंग टू एक्सटेंड ये ट्रू भी है, राइट, कि अगर हमारे पास हाथ में पैसे हैं, इनकम है, तो हम अपनी हर एक नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। स्टार्टिंग एक ये थॉट था उनका। तो इसीलिए सेंट्रल पॉइंट क्या रखा गया, टू क्रिएट मोर एंड मोर वेल्थ। और बाकी कंट्री के साथ भी अगर हम कंपेयर करें तो उनका यही था कि एक कंट्री अगर डेवलप होना चाहती है बाकी कंट्री के कंपैरिजन में, तो हम देखेंगे कि किस कंट्री के पास जो वेल्थ रिसोर्सेज है वो सबसे ज्यादा है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें यही रखना है कि हाउ टू मेक एन इकोनॉमी, हाउ टू मेक एन इकोनॉमी रिच। तो हमें ये देखना है किस तरीके से हम अपने जो इकोनॉमी है उसको हम ज्यादा से ज्यादा रिच करने की कोशिश करें। ओके, तो ये पूरी बात थी हमारे एडम स्मिथ के द्वारा दी गई जो डेफिनेशन है, तभी इसका नाम पड़ा है हमारा वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इन्होंने पूरा जो भी इन्होंने अपना एक फोकस रखा है वो किस पे रखा है, इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा वेल्थ जनरेट करने। दैट इज वाई इस जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है इसको हम वेल्थ डेफिनेशन के नाम से जानते हैं। बहुत बार पूछ लेता है एमसीक्यूज फॉर्म में ही कि वेल्थ डेफिनेशन इज गिवन बाय विच इकोनॉमिस्ट, आपको ऑप्शन दे देगा दिस दिस एंड दिस,
और आपको उसमें से देखना पड़ेगा कि जो भी एडम स्मिथ जहाँ पे है दैट विल बी योर सुटेबल आंसर. ओके, दैट इज द परफेक्ट आंसर. डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में वेल्थ डेफिनेशन. नेक्स्ट हम कवर अप करते हैं बिकॉज कुछ जो हमने अभी पढ़ा एडम स्मिथ के द्वारा जो दी गई डेफिनेशन है इसके अपने प्रॉज एंड कॉन्स. प्रॉज की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही बात है. आप उस टाइम पे जब हम बात करें बैक टू द 18th सेंचुरी, जब हमारा पूरा का पूरा फोकस रहता था वेल्थ जनरेशन पे, किसी भी तरीके से आपको पैसा जनरेट करना है बिकॉज अल्टीमेटली यही पैसा आपको हेल्प करेगा आपके रिसोर्स, आपके नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड करने में. तो ऑब्वियस सी बात है आपका इसमें देखने के लिए हमें जरूरत है कि कैसे हम वेल्थ से वेल्थ ज्यादा क्रिएट कर सके इकोनॉमी. पर यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ वेल्थ के ही हेल्प से आप अपनी पूरी कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हो? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि merely generating more and more income is sufficient to conclude that this economy is developed or not? पैसा तो इंडिया के पास भी बहुत है, पैसा अमेरिका के पास भी बहुत है, पैसे की कमी किसी के पास नहीं. वो कहते हैं ना पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है. पैसे की कमी किसी भी इकोनॉमी के पास नहीं है, बट कुछ ना कुछ ऐसे रिसोर्सेज और भी हैं जिस पे फोकस नहीं है, या कुछ ना कुछ उन रिसोर्सेज की शॉर्टेज है हमारे पास. तो इसी कॉन्स को, इसी नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कवर अप करते हुए हम नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. आगे बढ़ते हैं, हम अपना कवर अप करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन को जो कि दिया गया है मार्शल के द्वारा. तो इसको हम जानते हैं वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से. वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. चलिए देखते हैं. पहला पॉइंट इसमें तो हमारा यही है कि सबसे पहले जब भी आप कोई अप्रोच पढ़ते हैं, जो जब भी आप कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें ये देखना जरूरी होता है कि ये किसने दिया है. तो इस डेफिनेशन को जो दिया है उन इकोनॉमिक्स का नाम है गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल. अल्फ्रेड मार्शल. ओके, नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें हम पढ़ते हैं दैट इनका जो सुप्रीम इंपॉर्टेंस था वो टोटली का टोटली किस पे था? ह्यूमन बिहेवियर पे. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो यस, जैसा कि एडम स्मिथ ने बोला कि वेल्थ इज इनफ टू से दैट कंट्रीज डेवलप्ड और नॉट, बट मार्शल का जो अप्रोच है वो इसका थोड़ा सा अलग है क्योंकि उन्होंने वेलफेयर और वेल्थ दोनों को मिक्स करके यहाँ पे कॉम्बिनेशन अपना एक डेफिनेशन बनाया है. तो जो मार्शल ने जो दिया है डेफिनेशन उसमें हम बेसिकली ज्यादा जो फोकस करेंगे वो करेंगे हम अपने वेलफेयर पे. बिकॉज सिर्फ वेल्थ से आप एक कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते. आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ वेल्थ इज इनफ टू सेटिस्फाई ऑल योर अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स. आपको कुछ मटेरियल चीजों की भी जरूरत पड़ती है, तो हम उस पर भी फोकस करते हैं इस पे. तो हमारा ये वेलफेयर डेफिनेशन के नाम से जाना जाता है. वेलफेयर मतलब यही है कि आपके पास सिर्फ एक मनी रिसोर्सेज नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया आपके पास मटेरियल भी होते हैं. मैन, ह्यूमन जिसको हम बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल इज ऑल्सो अ रिसोर्स. तो कहीं ना कहीं हमें उनके भी वेलफेयर की बात करनी पड़ेगी बिकॉज अल्टीमेटली प्रोडक्शन उन्हें ही करना है, उन्हें ही जनरेट करना है गुड्स एंड सर्विसेज को जो हमारे कंज्यूमर्स के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड करता है. तो कहीं ना कहीं क्या है कि आपके पास जो अदर रिसोर्सेज हैं आप उनको कैसे यूज करने वाले हो अपने डेली लाइफ में, जो ह्यूमंस यूज करते हैं उसी को हम वेलफेयर डेफिनेशन में कवर अप करेंगे. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए आपके पास एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और आप उसका यूज करते जा रहे हो, वेस्टेज हो रही है तो हो रही है, आप उस पर बिल्कुल फोकस ही नहीं कर पा रहे हो. ऐसा नहीं होता. कहीं ना कहीं हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, राइट, ताकि हमारा वेस्टेज जो है वो उसको हम रिड्यूस कर सके. और वेस्टेज रिड्यूस होने का मतलब ही यही है कि आप कहीं ना कहीं अपनी कॉस्ट को भी बचाते हो, मैक्स टू मैक्स बेनिफिट्स आप अर्न कर सकते हो. दैट इज वाई वेलफेयर पे फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जो हम सुप्रीम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर को,
कि ये ह्यूमन जो है वो किस तरीके से रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने जा रहा है सो दैट की वेस्टेज कम हो, कॉस्ट कम आए, बेनिफिट ज्यादा आए। दिस इज द थिंग विच इज गिवन बाय द अल्फ्रेड मार्शल। तो आपको मेनली क्या रखना है ध्यान, आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि इस डेफिनेशन को किसने दिया है। ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है डेफिनेशन वो आपसे कभी नहीं पूछेगा। हाँ, आपसे ये पूछ सकता है कि सेंट्रल फोकस जो है इस डेफिनेशन का वो किसके द्वारा दिया गया है, या डायरेक्टली तो आपसे यही पूछेगा कि इस डेफिनेशन जो हम लिख रहे हैं लाइक वेल्थ डेफिनेशन एंड वेलफेयर डेफिनेशन ये किसने दिया है। तो वो हमारे पास बहुत ही डायरेक्ट हो जाता है आंसर, राइट। तो आपको कुछ नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये डेफिनेशन है, ये इन्होंने दिया है, और इसमें ये सेंट्रल बात इन्होंने जो फोकस किया है इस पे किया है, राइट। तो थोड़ा सा एक पॉइंट और हम इसमें नोट करते हैं, वो हमारा यही है दैट ही एम्फेसाइज्ड, इसमें हम आगे बात करते हैं इसमें, ही एम्फेसाइज्ड फोकस फ्रॉम wealth to material welfare। ओके, तो मेनली इसमें क्या था, अल्फ्रेड मार्शल ने यही कहा कि वेल्थ आपका एंड नहीं है, यू नो, वेल्थ आपका गोल नहीं है, आप वेल्थ को नहीं अचीव करना चाहते हो। जो आपके गोल्स हैं विच इज अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स, उसको पर्टिकुलर उस नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने का एक जरिया है वेल्थ, राइट। तो हम सब कुछ वेल्थ की हेल्प से नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो वेल्थ इज ओनली अ मीन्स टू अचीव द एंड्स। एंड हमारा क्या है, अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स, और मीन्स क्या है, उस तक पहुंचने के तरीके। तो एक तरीका हमने देखा क्या था, वो है हमारे पास वेल्थ। दूसरा हमने देखा क्या है, वेलफेयर। बाय वेलफेयर वी कैन आल्सो से दैट वी कैन अचीव आवर, वी कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स, राइट। तो ये हमारा वेलफेयर डेफिनेशन हो गया। आगे हम कवर करते हैं अपना नेक्स्ट डेफिनेशन को, देखते हैं वो किसने दिया और उसमें क्या सेंट्रल फोकस है उसका। तो लेट्स फर्दर प्रोसीड टू दी नेक्स्ट थर्ड वन डेफिनेशन जो है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यस, कवर करते हैं हम अपना थर्ड डेफिनेशन को। यस, जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा अप्रोच है स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स नोट करेंगे। नेक्स्ट अप्रोच जो हमारा है डेफिनेशन है वो है स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, और जो ये दिया गया है वो दिया गया है प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, क्या कह रहे हैं कि जो हमारा स्कैरसिटी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का वो हमारा दिया गया है प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा, और इनका जो डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं ज्यादा साइंटिफिक माना जाता है। साइंटिफिक इस वे में बिकॉज दिस इज मोर लॉजिकल। ओके, जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं उसमें टोटल बात ही इसके बारे में की गई। हमने स्टार्ट किया था वेल्थ से, वेल्थ इज ऑल्सो अ मीन्स टू अचीव अवर गोल्स, राइट। देन वेलफेयर, यस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारा मांगता ही है, वेलफेयर हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा क्या है, स्कैरसिटी डेफिनेशन। स्कैरसिटी डेफिनेशन जो है रॉबिन्स के द्वारा जो दी गई है उसका पूरा फोकस यही है कि जो आप रिसोर्सेज यूटिलाइज करने जा रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ नो प्रोडक्शन में या कंजम्पशन में,
जो भी हम एक्टिविटी करने वाले हैं उसमें जो हमारे पास रिसोर्सेज लगेंगे वो सारे हमारे पास क्या है, स्कैर्स है। स्कैर्स मतलब उन सब की शॉर्टेज है, राइट? ये आप हमेशा गांठ बांध दो इस बात को कि कोई भी कंट्री जो है वो कंप्लीटली, जो हम कहें कि रिसोर्सेज उसके पास अबांडेंट है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। एवरी इकोनॉमी इज फेसिंग some kind of shortage of resources. Somebody is facing shortage of money. Some economy is facing shortage of men, labor resources. Okay, raw material is also a kind of constraints जो होता है, तभी तो हमारे पास import exports होते हैं, right? कि आप particularly इस चीज में specialized हो, तो आप इसका प्रोडक्शन करके आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब ये कंट्री इसको नहीं बना सकती है तो वो इंपोर्ट करवा लेती है, राइट? तो बिकॉज देयर इज अ स्कैर्सिटी इनटू द इकोनॉमी, तभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और बिकॉज हम इको पढ़ रहे हैं तो उसके साथ हमें ये देखना चाहिए कि स्कैर्सिटी डेफिनेशन में किस तरीके से इको को डिफाइन किया गया है। ओके, तो जो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास कहीं ना कहीं इसमें फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं आपके, जो आपको इसको ध्यान रखना है। इस डेफिनेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जो मेन हमारे पास इकोनॉमिक्स है उसमें भी हम कंप्लीटली यही बात करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि एक इकोनॉमी में जो लोग होते हैं, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ एन इकोनॉमी, अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। उनके जो वांट्स, उनकी जो नीड्स हैं वो कंप्लीटली अनलिमिटेड है। सेकेंड पॉइंट क्या है, अब अगर आपके पास नीड्स एंड वांट्स हैं तो उसको हमें सेटिस्फाई भी करना है, ओके? तो उसको जो सेटिस्फाई करना है वो हम रिसोर्सेज की हेल्प से करेंगे, बट रिसोर्सेज आर स्कैर्स, रिसोर्सेज आर स्कैर्स इन नेचर। नीड्स एंड वांट्स तो खूब सारे हैं, हमें इस चीज की भी रिक्वायरमेंट है। हम लाइक एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे, हमें वही जिसमें आपको बात करी थी कि हमें बेसिक नीड्स भी सर्वाइवल चाहिए, उसको भी सेटिस्फाइड करना है। फिर हमारे पास अपने जो हायर नीड्स हैं उसकी तरफ हम बढ़ते हैं कि नहीं, हमें अब कुछ स्टेटस भी चाहिए लाइफ में, सोसाइटी में एक हाई स्टेटस चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास अपना घर होना चाहिए, अपनी गाड़ी होनी चाहिए। लोगों की खुद की भी रिक्वायरमेंट्स इतनी होती हैं अपने पे, लाइक, है ना, कि साल में 1 से 2 बार तो हम ट्रैवलिंग ही कर लेंगे, शिमला जाएँगे, मनाली जाएँगे और फॉरेन ट्रिप करेंगे, तो सबके अपने-अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं, राइट? तो यही चीज़ होता है इसमें कि जितनी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, उतने आपके नीड्स एंड वांट्स बढ़ेंगे, उसको सैटिस्फाइड करने के लिए फिर रिसोर्सेज़ चाहिए। अल्टीमेट रिसोर्सेज हमारा वही है कि हमें इनकम हाथ में है तो भाई हाँ, हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे जा सकते हैं, हम अपनी नीड्स एंड वांट्स को सैटिस्फाइड कर सकते हैं, राइट? तो वही बात है, आपका स्कैर्सिटी है तभी हम इको पढ़ रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने नीड्स एंड वांट्स को सैटिस्फाइड कर सकते हैं। और रिसोर्सेज रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ स्कैर्स नेचर के ही नहीं है, इनकी स्कैर्सिटी ही नहीं है। थर्ड फीचर क्या है, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज आल्सो। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस। अल्टरनेट यूजेस का मतलब यही है कि आपका जो रिसोर्सेज है वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर काम में यूज नहीं आने वाला है, उसके बहुत सारे यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क तो जो है वो आपका सिर्फ स्वीट्स बनाने में ही नहीं लगता, मिल्क का जो काम है वो आपका पनीर बनाने में भी लगता है, खोया बनाने में भी लगता है। तो वही बात है, रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही ज्यादा ही जगह अप्लाइड किए जाते हैं। ओके, पेट्रोल डीजल जो हमारे पास फ्यूल्स हैं वो सिर्फ गाड़ियों में तो डलते नहीं है ना? वो हमारे पास व्हीकल्स के अलावा हम लोग मशीन्स में भी डालते हैं। तो कहीं न कहीं क्या है, हमारा जो रिसोर्सेज़ है उसके अल्टरनेटिव यूजेज़ हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि डिसीजन मेकिंग हम किस तरीके से करें कि अगर हम अपने रिसोर्सेज़ इसमें यूटिलाइज़ करते हैं, तो हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो यही हमारा ओवरऑल स्कैर्सिटी डेफिनेशन बताता है कि बिकॉज देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, देयरफॉर people, humans cannot satisfy each and every needs and wants. Okay, so that is why they have to optimum utilize their resources. Okay, they have to take the decisions कि एक particular time पे हम किस resources को use करके हम इस needs and wants को satisfy कर सकते हैं। ये हमारा स्कैर्सिटी डेफिनेशन बताता है, और ये हर एक कंट्री में आपका पूरा का पूरा शॉर्टेज होता है एक रिसोर्सेज का। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है? उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो अप्रोच है
वो लास्ट हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारा लास्ट डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का, और इसको हम जानते हैं ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यस, वही बात है, इसमें भी हम फर्स्ट नोट क्या करेंगे, किसके द्वारा दिया गया है ये डेफिनेशन, तो गिवन बाय पॉल सैमुअल्सन। तो ये जो हमारा डेफिनेशन है, ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये हमारा दिया है पॉल सैमुअल्सन ने। ओके, तो इसमें अब हम आगे बात करते हैं कि इनका मेन फोकस क्या है। मेन फोकस था इनका टू थीम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कुछ जो ये हमारे पास अप्रोचेस बढ़ते जाते हैं ना, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ चीजें पुराने जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके उससे लिया गया है, कुछ अपने नए जो उनका पर्सपेक्टिव है वो रखा गया है। तो जो दो फोकस की अगर हम बात करें, तो वो दो फोकस हमारा किस पे था पॉल सैमुअल्सन का, वो था, एक मिनट, यस, तो जो हमारा सबसे पहला है फोकस, वो हमारा है पूरा का पूरा स्कैर्सिटी पे, और दूसरा जो उनका फोकस था वो था हमारा एफिशिएंसी पे। इस चीज को नोट करेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सैमुअल्सन का फोकस था इकोनॉमिक्स पे वो किन दो चीजों पे रहा है, तो वो हमारा स्कैर्सिटी और एफिशिएंसी पे रहा है। स्कैर्सिटी हमने पहले ही बात कर ली है, जो हमारा ये हमारे लास्ट जो हमने बात करा है, दैट इज गिवन बाय दी, यस, रॉबिन्स, उन्होंने जो दिया है। उसके बाद हमारा लास्ट डेफिनेशन है ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये हमारा सैमुअल्सन ने दिया है। तो स्कैर्सिटी में अगर हम बात करें, तो रॉबिन्स ने जो कहा था वो तो इसमें कुछ ना कुछ कवर किया ही गया है, साथ के साथ अपने उनके थिंकिंग ये है, अपने पर्सपेक्टिव उनकी एफिशिएंसी की तरफ है। बिकॉज स्कैर्सिटी है तो दिस इज कॉल्ड फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको हम नोट करेंगे यहाँ पे। एफिशिएंसी का जो यहाँ पे मतलब है वो रखा गया है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की तरफ। ओके, बिकॉज योर रिसोर्सेज आर स्कैर्स इन नेचर, तो आप क्या करते हो, आप उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हो, उसी से हम कहते हैं कि हम एफिशिएंसी ला रहे हैं कहीं ना कहीं इकोनॉमी। ओके, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एफिशिएंसी, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, एफिशिएंसी के साथ इट एनालिसिस कॉस्ट एंड बेनिफिट्स improving cost and benefits of improving efficiency in an economy. मेनली बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि क्या है ग्रोथ, इनका यही है एफिशिएंसी। और एक पॉइंट आप यहाँ पे और नोट कर लेना, लास्ट पॉइंट, फोकस इज ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ पे इनका फोकस रहा है, तो मेनली आपको यही पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे जो फोकस रखने वाले हैं वो किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया है, तो वो हमारे हैं पॉल सैमुअल्सन। ओके, और इसीलिए हम इस डेफिनेशन को जानते हैं ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से। दो इनका सेंट्रल पॉइंट थीम है। ओके, वो क्या है आपका, स्कैर्सिटी पे और एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि हाउ वी आर गोइंग टू ऑप्टिमम यूटिलाइज दी स्कैर्स रिसोर्सेज सो दैट की कॉस्ट कम आए, बेनिफिट्स मैक्सिमम हो सके। मैक्सिमम बेनिफिट्स कम होने का मतलब यही है कि आप मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कमा रहे हो, जितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो आप ग्रोथ के पाथ पे उतना ही आगे बढ़ रहे हो, और आपकी इकोनॉमी उतनी ही डेवलप हो रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं इन्होंने सबको एक मिक्स कर दिया है, स्कैर्सिटी लेके चले, रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, इसीलिए हमें एफिशिएंट होना पड़ेगा,
एफिशिएंट होना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से कॉस्ट कम कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ाएंगे उसी से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इस तरीके से आपका ये बना ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। मेनली आपके यही 4 डेफिनेशन थे जो आपको फोकस रखना है इस पे। यस, तो हमने इसमें चारों डेफिनेशन कवर करनी है इकोनॉमिक्स के, और इसी के साथ जो अब यही बात है कि इकोनॉमिक्स इतने सारे इकोनॉमिस्ट ने दिया, तो हमें ये ध्यान देने की जरूरत है इसमें कि एक पर्टिकुलर यूनिक डेफिनेशन होना चाहिए ना इकोनॉमिक्स का। हम डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के अप्रोच तो हमने समझ लिया, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेन द इकोनॉमिक्स, तो हमें चारों के जो पर्सपेक्टिव हैं, ओपिनियंस है, उसको कंक्लूड करके एक यूनिक डेफिनेशन देना पड़ेगा इको का। ओके, तो इसी के साथ आप अपना एक अगला कॉन्सेप्ट नोट कीजिएगा, विच इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे नोट करेंगे हम। आई होप ये आपको विजिबल है, क्लियर है आपको ये राइटिंग भी, और साथ के साथ हम कॉन्सेप्ट भी समझते हुए चल रहे हैं। ओके, कहीं पे भी कोई डाउट आए तो आप बता सकते हैं कि कहीं आपको इसमें प्रॉब्लम है, तो उस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में समझाया जाए। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, तो सारे जितने भी हमारे पास इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी अप्रोच, उनके पर्सपेक्टिव को अगर हम एक जगह कंक्लूड करें, कंक्लूजन दें, तो उसी से हमारा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना एक बार। ओके, ये हमें पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो इट इज अ सोशल साइंस। मैं आपको इसमें पूरा बता दूंगा, जो भी अप्रोच है वो कहाँ कहाँ पे हाईलाइटेड किया गया डेफिनेशन में। तो एक बार पहले इसको हम लिख लेते हैं। इट इज अ सोशल साइंस which aims to study the behavior of society to utilize its scarce resources in order to produce goods and services for the people of nation, या हम ये भी कह सकते हैं different groups of society। ओके, यहाँ पे कवर अप हो गया हमारा पूरा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, इट इज अ सोशल साइंस व्हिच एम्स टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ सोसाइटी टू यूटिलाइज इट्स स्कैर्स रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पीपल ऑफ नेशन। अगर हम बात करें पीपल ऑफ नेशन में, दैट इज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। ओके, पीपल ऑफ नेशन में बहुत सारे लोग जाते हैं, तो डिफरेंट ग्रुप्स की अगर हम बात करें, तो हमने इनको बांट लिया है अपर सेक्शन, मिडिल सेक्शन एंड पुअर सेक्शन। ओके, तो ये हमारा डेफिनेशन बनता है इकोनॉमिक्स पे। सोशल साइंस की बात करें तो ह्यूमन बिहेवियर हमारा यहीं से पता चल रहा है। ह्यूमन बिहेवियर हमारा दिया था किसने? ह्यूमन बिहेवियर का जो अप्रोच था वो था हमारा मार्शल के द्वारा दिया गया था, जो वेलफेयर डेफिनेशन हम पढ़ते थे, राइट। उसके बाद विच एम्स टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ सोसाइटी, भी वही बात हो गई, राइट। यूटिलाइज इट्स स्कैर्स रिसोर्सेज, किस तरीके से हम स्कैर्स रिसोर्सेज का यूज करेंगे, तो जैसे कि हमने स्कैर्सिटी डेफिनेशन में देखा था। ओके, और हम किस लिए रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर दी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, राइट। तो ये हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर लेते हैं, इसमें वेल्थ भी कवर हो जाता है, राइट। कि जो भी ये यूज करने जा रहे हैं हम रिसोर्सेज का, जो भी लोग इनको अल्टीमेटली कंज्यूम करेंगे इस प्रोडक्शन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को, वो हमें इनकम देंगे, राइट।
और उस इनकम को ही हम प्रॉफिट कहते हैं। ओके, इसी से प्रॉफिट कमाया जाएगा। ओके, तो इसीलिए इसको ग्रोथ डेफिनेशन यहाँ पे आके ही कंक्लूड किया जाता है। तो जितने भी हमारे पास इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव इस डेफिनेशन में देखा गया है। ये आपका एक यूनिक डेफिनेशन बना इकोनॉमिक्स का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स हम कवर करेंगे। अच्छा, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स कवर करने से पहले हमें देखना चाहिए बिजनेस इकोनॉमिक्स। हमारा टॉपिक यही है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, तो कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक्स जो समझते हुए चलते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, उसको हमें अप्लाई करना है बिजनेस वर्ल्ड में। ओके, इकोनॉमिक्स में हमने क्या देखा, इकोनॉमिक्स में हमने एक इकोनॉमी की बात करी। इकोनॉमी में ये रिसोर्सेज होते हैं जो स्कैर्स नेचर के होते हैं। ओके, उसी स्कैर्स नेचर को हम यूज करेंगे, उसी को हम ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे, सो दैट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, टू अर्न मैक्सिमम रिटर्न। ओके, अगर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ भी हमें डिसीजन मेकिंग ही करना है, बट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में जैसे चलिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, कोई भी एक कंपनी होती है। ओके, कंपनी में भी रिसोर्सेज होते हैं, वही रिसोर्सेज जो एक इकोनॉमी में अवेलेबल होते हैं। मटेरियल होता है, एम्प्लॉयज होते हैं, उसके लेबर होते हैं, उसके पास मनी होता है जिसको हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं, राइट। मटेरियल रिसोर्सेज की हमने बात करी, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए, इक्विपमेंट्स एंड टूल्स हो गए, ये सभी रिसोर्सेज है, राइट। तो कहीं ना कहीं क्या है इसका, कि ये सब हमारे पास स्कैर्स नेचर के होते हैं। एवरीबडी, वेदर इट इज एन इकोनॉमी और एन इंडिविजुअल ग्रुप और अ कंपनी, everyone is facing shortage of resources, there is a scarcity of resources। okay, बिजनेस में भी जो रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्स नेचर है। तो अगर वो स्कैर्स नेचर के हैं तो दैट मीन्स दे कॉल फॉर द इकोनॉमिक्स और डिसीजन मेकिंग, दे कॉल फॉर द डिसीजन मेकिंग। और जो उस डिसीजन मेकिंग को हम जानते हैं उसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो अल्टीमेटली बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको डिसीजन मेकिंग करना है विद द हेल्प ऑफ योर सेवरल इकोनॉमिक टूल्स सो एज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं डेफिनेशन को, बिजनेस इकोनॉमिक्स को। तो इट इज अ इट इज एन इकोनॉमिक एनालिसिस थ्रू विच a business decides to utilize its resources which are scarce in nature। ओके, क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स? एक ये भी एक इकोनॉमिक एनालिसिस है, इकोनॉमिक से डिराइव किया गया है, बिकॉज इकोनॉमी जैसे डिसीजन मेकिंग करती है वैसे बिजनेस भी डिसीजन मेकिंग करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, तो इसमें हमारा क्या है, इट इज एन इकोनॉमिक एनालिसिस थ्रू विच अ बिजनेस डिसाइड्स टू यूटिलाइज इट्स रिसोर्सेज विच आर स्कैर्स इन नेचर। क्योंकि बिजनेस के पास भी जो रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्स नेचर हैं, उसी को यूटिलाइज करके हमें मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट जनरेट करना है, मैक्स टू मैक्स हमें रिटर्न देना है। ओके, कॉस्ट कम रखनी है। तो जो भी आपका इकोनॉमिक टूल्स है वो आपको हेल्प करता है इस डिसीजन मेकिंग। ओके, दिस इज कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कवर अप करते हैं इसमें। यस, आगे हम बात करेंगे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये आपका बेसिकली, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में हम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। ओके, ये भी आप नोट कर लेना इसमें, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। भाई ध्यान दें तो कहीं ना कहीं हम अपने डेली लाइफ में भी इकोनॉमिक्स ही कर रहे हैं। ओके, डेली लाइफ में भी हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। तो डिसीजंस जो लेने हैं तो अल्टीमेटली डिसीजंस क्यों लेने हैं? क्योंकि हमें पता है हम सब कुछ तो अचीव कर नहीं सकते हैं।
एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इस रिसोर्सेज की हेल्प से अपने इस नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग कर रहे हो लाइफ में, उसी को हम इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। यही एक बिजनेस लेवल पे भी अप्लाई होता है, यही इकोनॉमी लेवल पे भी अप्लाई होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो यही आपका। आगे बढ़ते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पे। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, विच इज, यहाँ पे आप देखिए, ये आपने पढ़ा होगा, आपका 12th का ही सारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दो ब्रांचेस हैं, ये दो स्कोप हैं इकोनॉमिक्स के जो हमें कवर करने हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो इसी को हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अपने 11th 12th में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो राइट, पूरी की पूरी बुक होती थी हमारी 12th में। उसी को एक शॉर्ट में हम यहाँ पे कंक्लूजन देंगे उसका कि क्या होता है माइक्रो, क्या होता है मैक्रो। ओके, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। यस, कवर करते हैं इसमें। एक साइड आप लिखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी तरफ हम लिखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहीं पे हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, इनफ रहेगा इतना समझना। मेनली आपसे अगर इसमें पूछा जा सकता है तो एग्जांपल हो सकता है कि ये वाली जो स्टडी है ये माइक्रो में आएगी या मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। ओके, तो हमें इसमें इतना ही फोकस करना है। लेट्स स्टार्ट। यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जस्ट अ मिनट। बहुत सिंपल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम डिफाइन करें और मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी, ओके, तो माइक्रो और मैक्रो जो है आपका वो बेसिकली क्या है। माइक्रो, माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो, मैक्रो मतलब क्या होता है, लार्ज, राइट। तो कंप्लीटली इसमें यही हमारा है कि हम माइक्रो और मैक्रो में हमारा जो स्कोप होने वाला है, लेवल ऑफ स्टडी होने वाली है, वो क्या है। एट अ बेस लेवल पे हम बात कर रहे हैं, एक स्मॉल लेवल पे बात कर रहे हैं, या फिर हम एक लार्ज लेवल पे बात कर रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को हमने बांट लिया है स्मॉलर पार्ट्स में, कि हम इस इकोनॉमी पर्सपेक्टिव को स्टडी कर रहे हैं, तो वेदर इट कम्स इनटू दी माइक्रो और मैक्रो। ओके, तो सबसे पहला जो बात आता है इसमें यही है दैट माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज it studies the individual aspects of an economy। क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स की स्टडी करता है एक इकोनॉमी की, जो भी इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स हैं उन। ओके, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स जस्ट इसका रिवर्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपका इट स्टडीज द एग्रीगेट्स ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, राइट। अगर माइक्रो आपके इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करता है इकोनॉमी के, तो मैक्रो आपका जो है वो कहीं ना कहीं लार्जर यूनिट्स की डिस्कशन करता है, स्टडी करता है। ओके, जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक छोटा सा पर्टिकुलर यूनिट आपको दे दिया। ओके, पता ना, एक जैसे आप लोग का एक छोटा सा टेस्ट हो रहा है, दैट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। और एक ब्रॉडर लेवल पे आप जब टेस्ट देने जा रहे हो, आप सपोज करो आप एक इंस्टीट्यूट में टेस्ट देते हो, दैट इज योर स्मॉलर थिंग, राइट। पर यही चीज जो आप प्रिपरेशन करके आप अपना फाइनल एग्जाम देने जाओगे, ओके, जब आप अपने फाउंडेशन के लिए अपीयर होगे,
तो वो आपका क्या कहलाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी, क्योंकि तब आप कहीं ना कहीं अपने जितने भी आपने स्टडी किए हैं, ओके, जितने भी आपके एग्रीगेट्स हैं, आपका ये सब्जेक्ट रहा, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपने उन सब की स्टडी करी और तब आप अपना परफॉर्मेंस उस लेवल पे दिखाओगे। ओके, तो सिमिलरली एक छोटे से छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करना, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, एक इकोनॉमी के अंदर की लेवल जो है, स्मॉलर डिस्कशंस जो हैं, उसको जब हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और वही एक इकोनॉमी की जो बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है, ओके, लाइक जैसे अभी कोरोना टाइम आया, कोरोना टाइम में आपका क्या है, हाउ टू टैकल दिस कोविड। ओके, इस कोविड को टैकल कैसे किया जाए, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, so this comes under the purview of macroeconomics, right? तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर अप होता है। बट अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, तो जैसे एक स्मॉल फर्म्स की हम बात करते हैं, ओके, कि सपोज कीजिए कि इस कोविड की टाइम में स्मॉल एंटरप्राइजेस पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा, ओके, उनकी परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट हुआ है। तो दिस कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर इसी को हम रिवर्स कर दें कि इस कोविड टाइम में पूरे के पूरे बिजनेस सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ा, पूरी इकोनॉमी में जो प्राइवेट फर्म्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, उनकी परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा है, वो हमारा आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव में। तो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि कौन सा जो लेवल ऑफ स्टडी है वो स्मॉलर है और जो लेवल ऑफ स्टडी है वो लार्जर है। जो स्मॉलर होगा दैट कम्स इनटू द माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो लार्जर होगा वो आपका आ जाएगा सीधा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ओके, तो ये हमारा पहला डेफिनेशन हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपको इसमें नोट करना है वो यही है दैट मेन स्टडी क्या है इसका। कुछ एग्जांपल्स आप इसमें नोट कर लीजिए। मेन स्टडी में आपका यही आ जाता है। इसमें जैसे हमारा आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है। ओके, प्राइस डिटर्मिनेशन, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को कैसे डिटरमाइन करना है, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है। ओके, कंज्यूमर बिहेवियर आपका माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है। देन फोर्थ आप इसमें नोट कीजिए प्रोड्यूसर बिहेवियर। और क्या हो सकता है हमारे पास, जैसे यस, डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्टिंग। और क्या आ सकता है इसमें, इसमें जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें हमारा जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, मार्केट फॉर्म्स भी आपका इसमें आ जाता है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स जो है वो आपका इसी में कवर अप होता है। तो इतना एग्जांपल आपका इनफ है। ओके, और जैसे हम देख लें स्मॉलर लेवल पे जब हम बात करते हैं तो फॉर सपोज प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म। एक इंडिविजुअल फर्म की जब हम बात करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन की, तो ये भी आपका आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। वही हम मेन स्टडी बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स का तो क्या है, इसमें आ गया आपका नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। अब हम पूरी कंट्री को लेकर चल रहे हैं ना, तो हम नेशनल लेवल पे बात करेंगे। अच्छा, जैसे ये आपका था नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। एक एग्जांपल आप अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में और नोट कर लेना। फ्रीक्वेंटली जो आपसे एग्जांपल पूछा जाता है मैं आपको वही एग्जांपल इसमें नोट करवा रहा हूँ। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इतने एग्जांपल्स अगर हमें ध्यान है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है या मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसे अभी हमने बात करी नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट की इनटू द मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी,
तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी में आपका आ जाएगा इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट। सिंपल है, इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट। इंडिविजुअल है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, आगे कवर अप करते हैं इसको। सेकंड, इसमें और क्या देख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे हमारे पास था डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्टिंग, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जैसे हमने फर्स्ट जो डेफिनेशन किया इसमें यही था हमारा कि ये एग्रीगेट्स ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल लेके चलता है। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, ये एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई एक पर्टिकुलर कंज्यूमर और पर्टिकुलर प्रोड्यूसर की बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में एक मार्केट में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की क्या डिमांड है वो हमारा बताता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ओके, और मेजर प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं इकोनॉमी की, जैसे आप सोचो खुद ही, बहुत सारी हमारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसपे गवर्नमेंट का फोकस उतना नहीं रहता, राइट। बहुत ज्यादा ही अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग भी हुआ था आपका कुछ मंथ पहले रिलेटेड टू दी अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। लोग काफी इसको ट्रेंड कर रहे थे, नंबर वन पे चल रहा था, मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो। वही था आपका ये प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो, ये नारा था, पर मोदी रोजगार दे नहीं रहे हैं, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत स्टार्टिंग से रही है, क्योंकि अकेले गवर्नमेंट को तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं क्या है ना कि अदर फैक्टर्स भी, जैसे था ना कि एक स्टडी को अदर फैक्टर्स बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट भी प्रॉब्लम एक ऐसा है जो अदर फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, ट्रांसपेरेंसी नहीं है हमारे इकोनॉमी। ओके, और कंपटीशन बढ़ रहा है आपके पास। ओके, पॉपुलेशन फैक्टर भी इसमें आपका आ जाता है। ओके, यूथ बहुत ज्यादा इसमें अफेक्ट हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो लार्जर सेक्शन है ना, जो लार्जर पॉपुलेशन है वो यूथ का ही है। एंड एवरीबॉडी वांट्स टू डू दी वर्क, सबको ही रोजगार चाहिए भाई, सबको ही अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, अपना मीन्स ऑफ लाइवलीहुड तो चाहिए ना सबको, राइट। तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं। कोई ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं इसलिए नहीं है क्योंकि करप्शन बहुत है इसमें। सूटेबल लोग, सूटेबल कैंडिडेट्स को जॉब नहीं मिल पाता है। करप्टेड जो चीजें हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण जो लोग सूटेबल नहीं है उनको इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो हर एक फैक्टर इसमें कहीं ना कहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ये बोल दें कि टोटली अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं रही है, सूटेबल लोगों को मिल भी रही है। बहुत सारी चीजें इसमें वही है जो प्रॉब्लम्स है जो हमें इसमें फेस करना पड़ रहा है। और कुछ हाँ, जो हम कह सकते हैं कि अगेन वही ना, इकोनॉमिक्स हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं बिकॉज हमें ये देखना है कि व्हाट इज द स्कैरसिटी, किस रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है। तो वही है कि भाई हर चीजें हमारे पास स्कैर्स नेचर में है कि आप इस एक मेजर स्टडी पे ध्यान नहीं दिया दिया जा रहा है इतना कम्प्लीटली। ओके, तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिमिलरली आपका इन्फ्लेशन है, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है, इतना इजी नहीं है इसको कंट्रोल कर पाना। महंगाई बढ़ रही है आपकी, बेरोजगारी आपका बढ़ रहा है, पॉवर्टी लेवल बढ़ रहा है। दिस इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए स्कीम्स चलाए जाते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, इतने सारे स्कीम्स होने के बाद भी ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं है, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, हमारी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कहीं ना कहीं रिड्यूस नहीं हो पाती। ओके, तो यस, दीज ऑल आर कम्स अंडर द परव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप इतना इसमें नोट कर लीजिए। और जैसे जैसे हम देखेंगे कि एक लेवल पे क्या रहेगा, हम अपने लॉजिकल इंटरप्रिटेशन से समझेंगे कि व्हाट कम्स इनटू द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट कम्स अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, अच्छा, उसके बाद इस थ्योरी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इसका एक पर्टिकुलर नाम है, ये आप इसको नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स is also known as
प्राइस थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है उसको हम प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं, और जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इस चीज को नोट करेंगे एक बार, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो ये हमारा कंप्लीट होता है इस पे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। डिफरेंस हमने इसमें कवर अप किया, देखा कि क्या मेन इसमें जो आपके क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपके सारे एग्जांपल्स ही हैं। आपको डायरेक्टली एग्जांपल वो दे देगा एंड देन दे विल आस्क कि ये स्टडी जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी या मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। तो हमें वहां पे वो चीज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दिस कम्स अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी एंड दिस कम्स अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो जब हम वो कुछ क्वेश्चंस इसके करेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरीके से हमारे पास एग्जांपल है, उसकी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लगा के, क्योंकि कोई फिक्स्ड एग्जांपल तो है नहीं कि हमने इतना कवर अप कर लिया तो दैट इज इनफ। और भी बहुत तरीके की स्टडी होती है जिसमें हम देखना है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का है या माइक्रो इकोनॉमिक्स का। वैसे आइडेंटिफिकेशन इसका इजी है, कोई इतना टफ नहीं है। हमें इजिली इसमें पता चल जाता है कि दिस इज अ नैरोवर स्कोप ऑफ स्टडी एंड दिस इज अ ब्रॉडर स्कोप ऑफ स्टडी। तो जो भी नैरोवर है वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और जो लार्जर है, जो ब्रॉडर है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। ओके, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम कवर अप कर लेते हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये हमारा टॉपिक का जो नाम है इसमें हमारा बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम इसमें कर रहे हैं ये कोई आपका न्यू नहीं है अभी तक, राइट। हमने जितना, हाँ, एक जो अप्रोच थे इकोनॉमी के वो इतना डिटेल में नहीं बताया जाता आपको 11th-12th लेवल पे। ओके, हम डायरेक्टली इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट कर देते हैं एंड उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम वो समझाने लगते हैं। बट ये डिराइव कैसे हुआ, कितने इसके इकोनॉमिस्ट के अप्रोच थे वो देखना। ओके, तो ये सब भी एक इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज ब्रॉडर लेवल पे ये चीज काफी पूछा जाता है कि इस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को किसने दिया है। ओके, उसके बाद तो फिर जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स आने लगते हैं उसके बाद, जो हमने 11th-12th में पढ़े हैं। तो ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है ये भी हमने कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर अप किया है। ओके, इसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हमने ये देख लिया कि स्कोप क्या है इकोनॉमिक्स का। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि एक इकोनॉमी में बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, जिसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं, कि ये वो प्रॉब्लम है जो एक हर एक इकोनॉमी फेस करती है। ओके, स्कैरसिटी है रिसोर्सेज का, अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स हैं, तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। और जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो उस ड्यूरेशन में आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा, और उस डिसीजन मेकिंग को ही हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो जो हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ओके, वेरी कॉमन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा भी जाता है, और ये कहीं ना कहीं हमें रटा हुआ है माइंड कि बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड जो है हमारा वो है फॉर whom टू प्रोड्यूस। ओके, और ये जो 3 स्टडी है इसको हम पढ़ते हैं अंडर द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये ध्यान रखना है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी जो है, इस प्रॉब्लम को हम किस नाम से जानते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम जानते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के नाम से। हमने पढ़ लिया है कि इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट कर सके ताकि हम अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सेटिस्फाइड कर सकें।
तो दिस कम्स अंडर द स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, पहली स्टडी की बात करते हैं जो कि हमारा है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस मीनिंग सिंपली ट्रांसलेट करें तो इसका क्या है, क्या बनाना चाहिए। ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या ऐसा बनाएं। ओके, तो क्या बनाए उसके लिए तो हमारा डिपेंड करता है आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट। जो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उसी की हेल्प से जो गुड्स एंड सर्विसेज बन पाएंगे आप वो बनाओगे, राइट। तो इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस में आपका आता है कि हमें क्या स्टडी करना है। इट स्टडीज, नोट करेंगे इस पॉइंट को, इट स्टडीज which goods to be produced, किन गुड्स को हमें बनाना है, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा और क्या स्टडी करता है दैट कि मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये गुड्स प्रोड्यूस करना है, तो इन हाउ मच क्वांटिटी, इन हाउ मच क्वांटिटी। तो क्या है ये व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम हमारा यही है दैट वी नीड टू स्टडी व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड तो है नहीं। ओके, तो हम हर एक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जब आप हर एक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपने नीड्स एंड वांट्स को। कि सपोज करिए आपके पास 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। ओके, अभी आपको अपना बेसिक फूड का सर्वाइवल नीड्स आपको चाहिए फॉर सपोज। ओके, दूसरी तरफ बेसिक सर्वाइवल नीड्स चाहिए तो उसके साथ साथ आपको एक नीड है, आप एक घर भी लेना चाहते हो, ठीक है। तीसरी रिक्वायरमेंट आपको क्या है कि आप अपनी गाड़ी भी लेना चाहते हो। 3 कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हो गए, ठीक है। पर हमें पता है कि आउट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज हम ये तीनों तो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सेटिस्फाई नहीं कर सकते नीड्स एंड वांट्स को। कि आप चाहो कि आपकी बेसिक सर्वाइवल नीड्स भी सेटिस्फाइड हो जाए, आपको घर भी मिल जाए, आपको गाड़ी भी मिल जाए। ओके, ऐसा नहीं हो सकता एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ओके, तो अगर आप सपोज कीजिए इतने इनकम कमा रहे हैं और इतना रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, इतनी मनी आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसकी हेल्प से या तो आप अपनी एक टाइम पे बेसिक सर्वाइवल नीड सेटिस्फाइड कर लो, ठीक है, या तो आप घर ले लो, या तो आप अपना गाड़ी ले लो। तो होता है ना बेसिकली क्या है कि हम इस अकॉर्डिंग इस हिसाब से चलते हैं कि चलो भाई घर हो गया, ठीक है, कुछ टाइम बाद गाड़ी भी ले लेंगे अपनी। बेसिक सर्वाइवल नीड्स तो हमारे चलते ही है बिकॉज इसके बिना तो लाइफ ही नहीं है। ओके, तो जो हम इनकम का मैक्सिमम पोर्शन है इतने पोर्शन हम अपने बेसिक नीड्स पे लगाते हैं। फिर जो हमारे पास इनकम बचता है उस पे से हम डिपेंड करते हैं हमें अपने जो स्टेटस नीड्स हैं उनको कैसे सेटिस्फाई करना है। ओके, तो यहीं पे हम व्हाट टू प्रोड्यूस में यही देखेंगे कि सपोज करो एक प्रोड्यूसर है। अब प्रोड्यूसर भी है तो उसके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड तो है नहीं, रिसोर्सेज तो आपके लिमिटेड ही है। ओके, आपके पास रॉ मटेरियल लिमिटेड है, आपके पास लेबर्स लिमिटेड है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से आपको ये देखना है कि विच गुड्स एंड सर्विसेज वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली वही बिकेगा और अगर बिकेगा तो वही आपको प्रॉफिट देगा। ओके, और कितनी क्वांटिटी में बनाना है वो भी हमें देखना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अगेन रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है ना, तो आप क्वांटिटी भी तो डिसाइड करोगे, राइट। कि अगर 10 लेबर हैं आपके पास तो 10 लेबर आपके 100 यूनिट्स बना सकते हैं। तो वो 100 यूनिट्स जो है वो 10 लेबर से ही बन सकता है, इज आवर स्कैर्सिटी, इज आवर कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो दिस कम्स अंडर दी व्हाट टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेकंड स्टडी पे, वो है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। एक बार हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें क्या बनाना है गुड्स एंड सर्विसेज और किस क्वांटिटी में बनाना है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है वो है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, दैट हम इसको बनाएंगे कैसे। ओके, नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन है कि गुड्स एंड सर्विसेज बनते कैसे हैं, राइट। गुड्स एंड सर्विसेज कैसे बनाए जाते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज जो आपका बनता है दैट इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स, है ना। नॉर्मल अगर आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन देखो तो मशीन चलती है, मशीन की हेल्प से प्रोडक्शन किया जाता है, लेबर एम्प्लॉय किए जाते हैं,
ओके, रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है। तो यही तरीके हैं आपके प्रोडक्शन करने के गुड्स एंड सर्विसेज को। ओके, तो वो डिपेंड करता है हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन पे। तो गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड with the help of techniques of production. टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, ज्यादा स्टडी डिटेल में इसमें इतना नहीं करना होता। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जो बेसिक बातें बोली गई, अगर आप उतना ध्यान रखते हो, क्वेश्चन उसी में से बन जाते हैं। अब जैसे हम ये व्हाट टू प्रोड्यूस पढ़ रहे हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस में आपसे वो डायरेक्टली पूछ सकता है कि इस व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम में हम किस बेसिक फोकस हमारा कहाँ पे रहता है। तो हमारा फोकस कहाँ पे रहता है कि हम किस गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएंगे और कितनी क्वांटिटी में बनाएंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस में अगर वो पूछे कि यहाँ पे बेसिक फोकस कहाँ किस चीज पे हमारा व्हाट टू हाउ टू प्रोड्यूस का, तो हाउ टू प्रोड्यूस का जो बेसिक फोकस है वो हमारा है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो दो तरीके की होती हैं। तो मे बी वो क्वेश्चन इसमें से ऐसे बना के दे दे कि फाइंड आउट द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें से आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हों। ओके, तो अब आप उसमें से आइडेंटिफाई करो कि हाँ हमारे पास ये टेक्निक्स होते हैं। तो जो दो टेक्निक्स है हमारे पास प्रोडक्शन के, वो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। पहला है हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और दूसरा हमारा क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। इन दो के अलावा हमारे पास कोई और टेक्निक्स नहीं होते, इन्हीं दोनों की हेल्प से प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, लेबर से आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि इसमें आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं, आपके लेबर्स हैं, वो कवर अप हो जाते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं। लेबर की हेल्प के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बन सकते। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो कैपिटल में आपका सिर्फ मनी ही नहीं आता, आपके मशीन्स आ जाते हैं। ओके, बेसिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक फैक्ट्री या एक कंपनी में चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो सब आपका कैपिटल में आ जाते हैं। ओके, तो इसमें हम कवर करते हैं मशीन्स को। और लेबर में तो जैसे हम जानते हैं कि इसमें आ गया आपका मैन, ओके, लेबर, इन्हीं दोनों की हेल्प से आपका प्रोडक्शन होना है। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स जो है, अगर हम यूज करते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ओके, क्योंकि हमें पता है कि यही दो अवेलेबिलिटी है, यही दो ऑप्शंस हैं, इन्हीं दोनों की हेल्प से प्रोडक्शन होगा। तो इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अडॉप्टिंग द लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसका मतलब क्या है कि दे आर गोइंग टू यूज मोर एंड मोर ऑफ लेबर। वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज कैसे बनेंगे, ज्यादा लेबर की हेल्प से बनेंगे, मोर एंड मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल। कैपिटल का यूज आपका कम होगा। ये आपका जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स है वो आपने देखा होगा आपके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उसमें ज्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज उसमें मशीन की जरूरत हमें नहीं होती। ओके, उसमें जो लेबर्स होते हैं वो ज्यादा हाथ से ही काम करते हैं। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में अगर आप चले जाओ तो वहाँ पे आपको यहाँ सब देखने को ज्यादा मिलेगा कि कैसे वो लोग अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए अपने हाथों से जितना भी वो बेसिक एक जो एथनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाते हैं। मशीन्स की अगर हम बात करें तो ये हाई प्रोफाइल फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, जिसमें हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज कर रहे हो तो इसमें क्या होगा, आप मोर एंड मोर ऑफ कैपिटल यूज करने जा रहे हो, मोर एंड मोर ऑफ कैपिटल। आज के टाइम में मॉडर्न वर्ल्ड में तो हमारा ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स ही यूज होता है। ओके, बिकॉज विदाउट द हेल्प ऑफ मशीन्स हम टाइम पे तो प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। ओके, सिर्फ लेबर ही अगर हाथ लगा के काम करने लग गए तो मशीन्स की हेल्प भी हमें चाहिए। मोर एंड मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ लेबर। यहाँ पे लेबर का यूज कम होता है और मशीन्स का यूज ज्यादा होता है, एंड लेस ऑफ लेबर। इसको नोट करना है यहाँ पे, दैट more and more of capital and less of labor। तो ये हमारा हाउ टू प्रोड्यूस एक प्रॉब्लम है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, दैट हाउ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस अवर गुड्स एंड सर्विसेज
तो हमने देखा कि हम दो तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, दो टेक्निक्स होते हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर में हम ज्यादा लेबर यूज करते हैं और कैपिटल में हम ज्यादा कैपिटल यूज करते हैं। ओके, लास्ट प्रॉब्लम एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम, और उसके साथ फिर ये वाइंड अप कर देंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारा, which is for whom to produce। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सब इसी पे डिपेंड करता है। गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस हो गए, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये बनाना है, किसकी हेल्प से बनाना है आपने ये भी डिसाइड कर लिया। अब फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम ये देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम किन लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं। क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज आप बनाने जा रहे हो, अल्टीमेटली मोटिव क्या है, इसको बेचना है, बेच के प्रॉफिट कमाना है। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमें देखना पड़ेगा इससे, ठीक है। तो ऐसी कौन सी सेक्शंस हो सकते हैं सोसाइटी की जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, तभी तो उसका प्राइस सेट किया जाता है ना। जब गुड्स एंड सर्विसेज बनता है तो उसकी जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो डिपेंड करता है किस पे, डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्ट। ओके, मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि इस गुड्स की डिमांड कितनी है और उसके रिलेशन में सप्लाई कितनी है इसकी। ओके, तो जैसा डिमांड उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस। ज्यादा डिमांड होता है, आप प्राइसेस को हाई सेट कर सकते हो। ओके, प्रॉफिट आप कमा सकते हो उस टाइम पे। तो हम देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा, जैसे फेस्टिवल सीजन आ रहा है आपका, ओके, तो इस टाइम पे जितने भी फेस्टिवल ऑफरिंग्स हैं उनके प्राइस अपने आप ही बढ़ जाते हैं, बिकॉज उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो वही है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से ही हम फॉरकास्ट कर लेते हैं कि हमें क्या प्राइस रखना है। अब प्राइस रखना है तो पहले उसके पहले हमें डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को देखनी पड़ेगी ना। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि ये गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस किया है पुअर्स के लिए, आप देख रहे हो कि मिड सेक्शन खरीद सकती है या नहीं खरीद सकती, या पुअर सेक्शन खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, और आपने इसका प्राइस रख दिया है हायर सेक्शन वाला। ओके, जो इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो फिर तो मार्केट में आपका वो प्रोडक्ट बिका ही नहीं, राइट। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस में हमें क्या देखना है, दैट फोकस इज ऑन which section of society, focus is on which section of society is going to consume the goods and services produced in an economy, produced in an economy। okay, अच्छा, बिकॉज हमें इसमें क्या करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस में हम देख रहे हैं कि किस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए हम गुड्स एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑल्सो। दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या है ना कि जो गुड्स एंड सर्विसेज आपका बिकेगा उसकी हेल्प से इनकम आएगी, और वो इनकम फिर स्पेंड की जाएगी किन पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं, सिंपल है, देखा है हमने। इसमें तो नॉर्मली जो एक गुड्स एंड सर्विसेज जिनकी हेल्प से बनता है वही तो होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये तो हम सबको पता है ना, बेसिक चीज है ये तो इसमें कौन कवर हो जाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, चार चीजें आती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार लोग हैं जिनकी हेल्प से प्रोडक्शन होता है, कंट्रीब्यूशन देते हैं वो लोग। अब क्योंकि इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो ये लोग एक्सपेक्ट करेंगे देयर फैक्टर इनकम इन रिटर्न। इनकी जो इनकम है वो डिपेंड करती है ऑन दी प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, और प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी डिपेंड करता है उसके सेल्स रेवेन्यू पे। ओके, जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, उतना ही ज्यादा फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनकी इनकम मिल पाएगी। ओके,
और प्रॉफिट कमाना, रेवेन्यू कमाना डिपेंड करता है कि आपका गुड्स एंड सर्विसेज बिक किसके लिए रहा है। ओके, कौन से सेक्शंस इसको अफोर्ड करने वाले हैं, तभी तो उसकी डिमांड उसके अकॉर्डिंगली हाई होगी। अगर आपने ये गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सपोज मिडिल क्लास वालों के लिए बनाया है, तो उसका रेंज भी तो आप उसके अकॉर्डिंग रखोगे ना, ताकि वो लोग अफोर्ड कर सकें। अफोर्ड कर पाएंगे तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली बातें ज्यादा होगी, ओके, एंड दे विल कंज्यूम, दे विल पे यू फॉर दिस। और जितना ज्यादा प्रॉफिट आप अर्न करोगे इन रिटर्न, उतना ही ज्यादा हम इस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे ऑन दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। सो इम्पॉर्टेंट इसमें यही होता है कि हम किस सेक्शन के लिए बनाने जा रहे हैं अपने प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का, और हम जो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं ये अल्टीमेटली लास्ट में जो इनकम हमें मिलने वाली है वो हम किस पे स्पेंड करेंगे, ये ध्यान रखना है। बेसिक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और विच वन इज नॉट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको एमसीक्यूज में दे सकते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑल ऑफ दीज करके, तो ऑल ऑफ दीज आपका इसका आंसर बन जाएगा, बिकॉज इतना हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर आते हैं। ओके, तो ये हमारा एक बेसिक स्टडी है फॉर होम टू प्रोड्यूस में। हमने ये डिस्कस किया इसमें बेसिक प्रॉब्लम्स में कि हमारे 3 तरीके के बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। और इन्हीं तीनों प्रॉब्लम को हम किस में स्टडी करते हैं, अंडर द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं हमने ये देख लिया है एक स्टडी की एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारा माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी बन गया। ओके, स्कैर्सिटी या रिसोर्सेज को तभी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, और इसको हम कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे यही इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है। और इकोनॉमिक्स में एक चीज आपको ध्यान रखना है, बिकॉज स्कैर्सिटी है तभी आप उसको देखोगे ना कि आपको कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करने वाले हो। तो जो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की हम बात करते हैं बार बार, उसको इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है उसका, दैट इज नोन एज इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज आल्सो नोन एज इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो बिकॉज स्कैर्सिटी इज देयर, so we need to economize our resources so that to know ki at a particular point of time which good should be profitable to produce. Okay, and in this way human wants and human needs and wants are satisfied. So this is our topic for today. कवर करते हैं इसके साथ। डेफिनेशन हमने कवर किया डिफरेंट इकोनॉमिक्स के। ओके, और हमने देखा कि स्कोप क्या था इकोनॉमिक्स का। ओके, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हमने करी, और लास्ट में हमने क्या देखा, कितने सेंट्रल प्रॉब्लम्स है हमारे, 3 तरीके के। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे इसके बाकी जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, जैसे कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स हमारा रह जाएगा इसमें, और पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपका इसमें कवर अप होगा। एंड इकोनॉमिक सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कवर करेंगे हम। उसमें मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये सब हम कवर करेंगे उसमें। तो थोड़े से टॉपिक्स इसमें रह गए हैं यूनिट में, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। इसके साथ ही यूनिट आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे।